ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड जिया को देखते हैं जो कि रोड पर पटाखे बेच रही होती है, पर कोई भी उसके पटाखे नहीं लेता है। तभी वहाँ एक कपल आते हैं तो जिया अपने पटाखे उनके पास लेकर जाती है और उन्हें खरीदने के लिए बोलती है। तो वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, बेबी हमें ये ले लेना चाहिए ना। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड जिया से पटाखे की कीमत पूछता है और उसका जवाब सुनकर कहता है, अरे रहने दे, मेरे गाँव में तो ये कौड़ियों के भाव मिलता है, मुझे नहीं लेना है। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिससे जिया परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम मेल लीड चेन को देखते हैं जो जख्मी हालत में गुंडों से बचते हुए भाग रहा होता है। तब गुंडे दो हिस्सों में बंटकर उसका पीछा करने लगते हैं, जिससे वो लोग चेन को ढूंढ लेते हैं और कहते हैं, तू चाहे पाताल में भी छुप जाए, हम तुझे ढूंढ ही लेंगे। हम 10 हैं और तू अकेला, अब तेरा क्या होगा। तभी चेन के मोबाइल पर उसके भतीजे फैंग का वीडियो आता है जो बहुत हंसते हुए कहता है, अंकल उन गुंडों को मैंने ही आपकी खातिरदारी के लिए भेजा है, एंजॉय। चेन कहता है, क्या तू मुझे मारकर खुद मरना चाहता है, पागल हो गया है क्या, ये क्राइम है। फैंग कहता है, पर आपके टपकने के बाद मैं ही तो फैमिली का हेड बनूंगा, इसलिए इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तभी जिया वहाँ आती है और छुपकर ये सब देखते हुए सोचती है, ये सारे गुंडे मिलकर एक अकेले बेचारे इंसान को क्यों पीट रहे हैं, मुझे हीरो बनकर उसे बचाना ही होगा। वही चेन धीरे धीरे उन गुंडों की तरफ आने लगता है। तभी जिया अपने पटाखे जलाती हुई उनके पास आने लगती है और चेन को वहाँ से जाने को कहती है। ये देखकर चेन शॉक्ड हो जाता है और वहीं खड़ा रहता है। तब तक जिया उसके पास पहुँचती है और उसे फिर से जाने को कहती है। तो चेन कहता है, तुम अपने काम से काम रखो, बीच में मत पड़ो। ये सुनकर जिया गुंडों पर पटाखे जलाती है और चेन का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है। ये देखकर चेन सोचता है, मैं आज तक किसी मुसीबत से डरकर नहीं भागा, पर आज इस पागल लड़की की वजह से मुझे दौड़ लगानी पड़ रही है। इसके बाद जिया चेन को अपने घर लेकर आती है और उससे कहती है, आज रात तुम शांति से यहीं पर रुक जाओ, बाहर खतरा है। ये सुनकर चेन पूछता है, क्या तुम्हें मेरे यहाँ रुकने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिया बोलती है, अरे चिल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो अपने डॉग सीजी से बात करने लगती है और ग्रैंडपा के बारे में पूछती है। ये देखकर चेन स्माइल करता है। तभी अंदर से ग्रैंडपा आते हैं और जिया से पूछते हैं, अरे वाह, क्या आज तुम अपने फ्रेंड को घर लाई हो। ये सुनकर जिया उन्हें बताती है, नहीं ग्रैंडपा, इस बेचारे के पीछे कुछ गुंडे हाथ धोकर पड़े थे, तो मैंने इसे अपने सुपर पटाखों से बचा लिया और यहाँ ले आई। ये सुनकर ग्रैंडपा हैप्पी होते हैं और चेन की तरफ जाते हैं। तभी वो चेन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वही चेन शॉक्ड होते हुए सोचता है, अरे ये तो मेरे डैड के बहुत खास थे, पर उनकी मौत के बाद इन्होंने काम छोड़ दिया था। इसका मतलब ये लड़की वही है जिसका फैंग के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो बड़ा मजेदार ट्विस्ट है कि फैंग मुझे मारना चाहता है और उसकी होने वाली बीवी ने ही मुझे बचा लिया। ये सोचकर वो स्माइल करता है। तभी ग्रैंडपा उसके सामने झुकने लगते हैं, जिससे चेन स्माइल करते हुए उन्हें रोकता है और पूछता है, क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ हाँ बेटा, तुम आराम से यहाँ रुक सकते हो। ये सुनकर जिया चेन को अपने साथ ले जाते हुए कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा वीआईपी रूम दिखा देती हूँ। ये देखकर ग्रैंडपा सोचते हैं, आखिर उन लोगों ने हमें ढूंढ ही निकाला। अगर मैंने जिया की शादी फैंग से नहीं करवाई तो वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सोचकर ग्रैंडपा परेशान हो जाते हैं। उधर जिया चैन को लेकर रूम में आती है और उससे कहती है, लो आ गया तुम्हारा रूम, आज रात तुम यहीं आराम करो। ये सुनकर वो स्माइल करता है और उसे थैंक्स कहता है। तो जिया उसे अपना नाम बताती है और बोलती है, मुझे मिस विस बोलने की जरूरत नहीं है, बस जिया बुलाओ। तब चैन भी उसे अपना नाम बता देता है। तभी ग्रैंडपा जिया को बुलाते हैं तो वो रूम से चली जाती है। फिर अचानक से डोर के पास आकर चैन से कहती है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगी, और हाँ अगर कुछ चाहिए हो तो बेझिझक आवाज दे देना, मैं पड़ोस वाले रूम में ही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके बाद चैन अपनी रिंग की मदद से अपने असिस्टेंट से कांटेक्ट करता है, जो उसे बताता है, बॉस हमने फैंग के भेजे सारे गुंडों को धर दबोचा है और हमारे पास पुख्ता सबूत भी हैं। ये सुनकर वो स्माइल करते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, मैं इस शहर का मास्टर हूँ और उस नालायक ने मुझ पर हाथ डालने की जरूरत की है। कल मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगा। दूसरी तरफ ग्रैंडपा जिया को बताते हैं, बेटा तुम्हें चैन फैमिली के यंग बेटे फैंग से शादी करनी होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले बन चुका था और सीनियर मास्टर के गुजरने के बाद वहाँ पावर की जंग छिड़ गई है। ये सुनकर जिया परेशान होते हुए कहती है, ये सब इतना अचानक कैसे, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि उस फैमिली का हेड हमें मार डालेगा। ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ बेटा ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस फैमिली में
शादी कर लो ताकि हम सुरक्षित रहें। जिया कहती है ठीक है ग्रैंडपा, मैं कल ही वहाँ जाऊंगी और फैंग से शादी कर लूंगी, फिर आपको भी इस मुसीबत से दूर ले जाऊंगी। फिर जिया ये बात सोचते हुए वहाँ से जा ही रही होती है कि वो चैन के रूम से आवाज सुनती है, तो वो झांकते हुए सोचती है ये अंदर अकेले क्या खिचड़ी पका रहा है। वही चैन अपनी शर्ट निकाल कर अपने जख्म को साफ करने लगता है और सीजी से बात करता है। ये देखकर जिया अंदर जाती है और चैन से कहती है तुम जख्म साफ करने के लिए सीजी की मदद ले रहे हो, मुझे बुला लिया होता। चैन कहता है मुझे लगा तुम गहरी नींद में होगी, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। जिया बोलती है अरे कोई बात नहीं, जब मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो ये ट्रीटमेंट करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। ये बोलकर वो उसके जख्म पर पट्टी लगाने लगती है, जिससे चैन उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जिया पूछती है क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तब दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं, जिससे जिया थोड़ा पीछे होती है। तो चैन उसका हाथ छोड़ता है और कहता है रहने दो, इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। जिया कहती है अरे चुपचाप बैठो, अभी पट्टी करना जरूरी है, कल सुबह जाकर हॉस्पिटल दिखा लेना। चैन कहता है लेकिन पट्टी से पहले मेडिसिन तो लगा लो। फिर जिया उसके जख्म पर मेडिसिन लगाने लगती है और पूछती है इतने सारे गुंडे मिलकर तुम्हारी चटनी क्यों बनाना चाहते थे, क्या तुमने उनके पैसे चुराए थे? चैन कहता है कोई मुझे लूटना चाहता था पर मैंने साफ मना कर दिया, इसलिए उसने अपने गुंडे मेरे पीछे छोड़ दिए। ये सुनकर जिया कहती है तब तो तुम्हारी किस्मत चमक गई जो मैं तुम्हें मिल गई, वरना वो लोग तो तुम्हारा कचूमर निकाल देते। चैन कहता है ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, इसलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अपनी फैमिली की सारी टेंशन खत्म करने के बाद मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। जिया बोलती है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था यार, असल में बचपन में ही मेरा रिश्ता फिक्स हो गया था, मेरी पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है। चैन कहता है पर तुमने अब तक शादी नहीं की, इसका सीधा सा मतलब है कि वो लड़का तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्यों ना तुम मुझसे ही शादी कर लो, मैं तुम्हें महारानी की तरह रखूंगा। ये सुनकर वो कहती है बकवास बंद करो और अपने जख्म पर ध्यान दो, और वैसे भी तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं कि तुम कुंवारे हो और तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। ये बोलकर वो रूम से बाहर आती है और चिढ़ते हुए सोचती है भला मैं इस अजनबी से शादी क्यों करूं। वही चैन जिया के बारे में सोचकर कहता है ये लड़की तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। नेक्स्ट डे चैन अपनी कार में वापस जाते हुए सोचता है आज पहले उस नालायक फैंग का हिसाब करूंगा, उसके बाद जिया से शादी करूंगा। दूसरी तरफ जिया अपना लग्जस लेकर बाहर आती है और चैन के रूम के पास जाकर सोचती है मैंने उसे अपनी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं बताया, पर मुझे पक्का यकीन है अगर वो ये जान जाता तो दुम दबाकर भाग जाता। तभी ग्रैंडपा उससे कहते हैं अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो, वो तो कक्का निकल गया। ये सुनकर वो शॉक्ड होती है, फिर ग्रैंडपा से कहती है ठीक है ग्रैंडपा, मैं फैंग के घर जा रही हूँ और उससे कहूँगी कि वो चुपचाप मुझसे शादी कर ले। ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है बेटा, पर तुम जल्दी वापस आना। ये सुनकर जिया वहाँ से जाने लगती है। उधर फैंग के पेरेंट्स हॉल में बैठे होते हैं, तभी वहाँ एक मेड जल्दी में आती है और परेशान होकर उन्हें बताती है मैडम फैंग सर की मौत हो गई है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स डर जाते हैं। वही फैंग की मॉम बोलती है तुम्हारी जबान कैसे खुली ये बकवास करने की, क्या तुम्हें नौकरी से हाथ धोना है? सर्वेंट बोलती है मैडम मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, आप लोग खुद चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए। तब पेरेंट्स डरते हुए वहाँ से जाते हुए सर्वेंट से कहते हैं जल्दी से किसी डॉक्टर को कॉल करो। वही चेन अपने असिस्टेंट और गार्ड्स के साथ वहाँ आ रहा होता है। तब फैंग के पेरेंट्स उसकी डेड बॉडी के सामने बैठे रो रहे होते हैं और मॉम डैड को कहती है चेन सच में यहाँ आ रहा है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें फैंग अपनी मॉम को बताता है मॉम अब हमारा गेम ओवर होने वाला है, क्योंकि मैंने अंकल जो को टपकाने के लिए गार्ड्स भेजे थे, पर वो हर बार की तरह इस बार भी बच निकले। ये बोलकर वो अपनी पॉकेट से एक मेडिसिन निकालता है और कहता है अब बस एक ही रास्ता बचा है, मुझे मरना होगा। ये सुनकर मोम परेशान हो जाती है और बोलती है पागल हो गया है क्या, तू अपनी जान कैसे ले सकता है? फैंग उन्हें बताता है अरे मॉम इस मेडिसिन से मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए डेड हो जाऊंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि मैं जिंदा हूँ। मोम बोलती है पर अब तक तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, ना ही तेरा कोई वारिस है, पर मुझे भी लगता है कि अभी के लिए यही ठीक है। फैंग कहता है आप टेंशन मत लो मॉम, ये सब मैं इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि मुझे उस गवार गांव वाली लड़की से शादी न करनी पड़े। ये सुनकर मोम बोलती है ठीक है बेटा, फिर मैं इस नाटक में तेरा पूरा साथ दूंगी। फ्लैशबैक एंड होते ही चेन अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंचता है। तब फैंग के डैड चेन पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं आखिरकार तुमने मेरे इकलौते बेटे की जान ले ही ली।
तब चेन असिस्टेंट से पूछता है, जरा चेक करो क्या ये सच में ऊपर चला गया है। तब असिस्टेंट उन्हें बताता है, बॉस लास्ट नाइट इसी ने आपको मारने की साजिश रची थी। डैड बोलते हैं, मेरा बेटा तो मर चुका है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। चेन उन्हें बताता है, मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा है, क्या आपको लगता है मैं यहाँ मजाक कर रहा हूँ। डैड बोलते हैं, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। मोम कहती है, अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद चेक करके देख लो। ये सुनकर असिस्टेंट फैंग के पास आता है और उसे अच्छी तरह चेक करने के बाद चैन को बताता है, बॉस इसकी मौत को पूरे 10 घंटे हो चुके हैं। ये सुनकर चैन स्माइल करते हुए कहता है, वाह इसे कहते हैं इंस्टेंट करम, मेरे बचते ही इसकी टिकट कट गई। डैड बोलते हैं, चैन वो तुम्हारा इकलौता भतीजा था, उसकी मौत पर शोक मनाने के बजाय तुम उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये सुनकर चैन कहता है, इल्ज़ाम, उसने मेरी जान लेने की कोशिश की है। ये बोलकर वो उन्हें अपना फ़ोन दिखाता है जिसमें फैंग के कॉल्स आए हुए थे और असिस्टेंट उन्हें सबूत दिखाता है जिससे डैड शॉक्ड हो जाते हैं। वही असिस्टेंट चैन से पूछता है, बॉस क्या अब हम इसकी बॉडी को यहाँ से दफा करें। ये सुनकर मॉम जल्दी से कहती है, ये तुम लोग कैसी बेहूदगी भरी बातें कर रहे हो। चैन कहता है, अगर ये मर भी गया है तो भी इसे इसके जुर्म के लिए 30 कोड़े तो पड़ेंगे ही। ये सुनकर मॉम गुस्से में कहती है, मेरा बेटा मर चुका है और तुम एक लाश को सजा देना चाहते हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। चैन गुस्से में कहता है, पर वो मुझे जिंदा जलाना चाहता था, आपको नहीं लगता कि आपका लाडला कुछ ज्यादा ही जालिम था। तब डैड मॉम को शांत करवाते हुए कहते हैं, फैंग ने चैन को मारने की साजिश की थी और ये बहुत बड़ा क्राइम है, इसलिए वो जो कर रहा है उसे करने दो, वरना हमारी पूरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। ये सुनकर मॉम सोचती है, अभी तो फैंग सिर्फ मरने की एक्टिंग कर रहा है और उसके साथ ये सुलूक हो रहा है, अगर चैन को सच का पता चल गया तो हमारा क्या होगा। वही चैन सोचता है, अब फैंग टपक चुका है, इसलिए जिया की उससे शादी नहीं हो सकती, पर अगर वो मुझसे भी शादी करने को राजी नहीं हुई तो बेचारी उम्र भर विडो बनकर रह जाएगी। ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जिया टैक्सी में बैठे चैन की कार के सामने से गुजरती है, पर वो लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते। फिर कार में जाते हुए चैन असिस्टेंट से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे जिया को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या मैं उसके गाँव में एक घोड़ा भिजवा दूँ। असिस्टेंट कहता है, बॉस क्या आपको सच में लगता है कि उस गांव में घोड़ा भिजवाना कोई सेंसिबल आइडिया है। चैन कहता है, अरे क्यों नहीं, अब फैन तो रहा नहीं, इसलिए मैं जिया को अपने पैसों की चमक दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा। मुझे पक्का यकीन है वो पैसों के लालच में पिघल जाएगी और फिर मैं झट से उससे शादी कर लूंगा। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ जिया पेंडेंट को देखते हुए सोचती है, मुझे ग्रैंडपा का किया हुआ वादा हर हाल में निभाना है, बस इसलिए मैं यहाँ इस मुसीबत में शादी करने आई हूँ। वही चैन जिया के घर पहुँचता है, तब ग्रैंडपा उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तो असिस्टेंट उन्हें बताता है, ग्रैंडपा बॉस यहाँ आपको पर्सनली थैंक्स बोलने आए हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा चैन से कहते हैं, क्या तुम सच में मुझे थैंक्स बोलने आए हो। अरे बेटा मैं इस लायक कहाँ। चैन कहता है, ग्रैंडपा मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, मैं जिया से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए अपना प्रपोजल लेकर आया हूँ। तब ग्रैंडपा उसे बताते हैं, मगर बेटा जिया तो फैंग से शादी करने के लिए उसके घर जा चुकी है। चैन कहता है, पर फैंग की तो मौत हो चुकी है, इसलिए जिया को वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। ये सुनकर ग्रैंडपा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं चैन वहाँ से जाते हुए असिस्टेंट से कहता है, तुम ग्रैंडपा को भी अपने साथ कार में बैठा लो। उधर जिया फैंग के घर आती है और उसके पेरेंट्स को बताती है, नमस्ते, मैं यहाँ फैंग से अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने और उससे शादी करने आई हूँ। ये सुनकर मॉम और डैड उसे बताते हैं, बेटा ये सब अब बेकार है, फैंग की मौत हो गई है, इसलिए तुम यहाँ से लौट जाओ। जिया शॉक्ड होकर कहती है, हे भगवान, पर ये सब अचानक से कैसे हो गया। वही वो फैंग की बॉडी चेक करती है। तब मॉम उससे पूछती है, क्या ये सब जानने के बाद भी तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो। तब जिया सोचती है, अगर मैं फैंग से शादी कर लूंगी तो मैं और ग्रैंडपा ऑफिशियल फैमिली मेंबर बन जाएंगे और इस पावर के चलते हमारी जान बच जाएगी। ये सोचकर वो उनसे कहती है, जी हाँ, मैं फिर भी फैंग से शादी करके उसकी विडो बनने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। तभी वहाँ चैन के गार्ड्स आते हैं और उन्हें कहते हैं, हम यहाँ गद्दार फैंग को सजा देने आए हैं। ये सुनकर सभी दूसरी तरफ घूम जाते हैं और एक गार्ड फैंग को कोड़े से मारने लगता है। ये सब देखकर जिया सोचती है, बाप रे, इस फैमिली का हेड तो बड़ा ही बेरहम इंसान है, तभी तो वो एक लाश पर भी कोड़े बरसा रहा है। फिर गार्ड्स के जाने के बाद जिया फिर से फैंग को देखने जाती
है, जहाँ सजा के बाद फैंग को सच में दर्द होने लगता है। तब फैंग उसका हाथ पकड़कर रोकता है। ये देखकर कि फैंग जिंदा है, जिया शॉक्ड हो जाती है। तब मॉम जिया को चुप रहने को कहती है। वही फैंग उठकर जिया के पास जाता है और उसे प्यार से टच करता है। तभी वहाँ 2 सर्वेंट्स आते हैं और एक कपड़े की मदद से जिया का गला दबाने लगते हैं। उधर चैन की हालत खराब होने लिटिकेट है, तो वो असिस्टेंट से कहता है, मुझे लग रहा है कि जिया की जान खतरे में है, गाड़ी भगाओ जल्दी। अब जैसे ही जिया बेहोश होती है तो चैन असिस्टेंट के साथ वहाँ आता है और कपड़े को काट कर जिया को बचा लेता है। फिर वो उसे किस कर करके होश में लाता है। उसे वहाँ देखकर जिया हैप्पी हो जाती है और पूछती है, अरे तुम, कल तो तुम्हें इतनी चोट लगी थी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर वो एक्टिंग करने लगता है और कहता है, ओह, मैं तो भूल ही गया कि मैं इंजर्ड था। क्या तुम मुझे सहारा देकर हॉस्पिटल ले चलोगी? वही वो उसे बता देता है, सरप्राइज, मैं भी इसी फैमिली का मेंबर हूँ, और उसे हग करने लगता है। ये देखकर फैंग को बहुत गुस्सा आता है और उसकी मॉम सोचती है, दाल में कुछ काला है, लगता है ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तब जिया गुस्से में चैन से कहती है, रुको जरा, पहले मुझे फैंग और उसके धोखेबाज पेरेंट्स से जवाब चाहिए, उसके बाद मैं कहीं जाऊंगी। ये बोलकर वो उनके पास जाती है और बोलने लगती है, वाह, अगर आप लोगों को ये एंगेजमेंट तोड़नी ही थी तो सीधे सीधे मुंह पर मना कर देते। इसके लिए मेरी जान लेने का नाटक रचने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर मॉम बोलती है, बदतमीज लड़की, तुम ये क्या अनाप शनाप बक रही हो? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? जिया बोलती है, मुझे सब पता है कि आपका लाडला फैंग जिंदा है और उसे खरोंच तक नहीं आई है, फिर आप लोग ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं? वही चैन ये सब देखकर कंफ्यूज्ड हो रहा होता है। तब वो जिया से कहता है, छोड़ो इन पागलों को, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिया उसे बताती है, नहीं, फैंग जिंदा है, मैं आज इनसे सारा हिसाब बराबर करके ही जाऊंगी। ये सुनकर मॉम कहती है, लगता है तुम्हारे गवार ग्रैंडपा ने तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई है। जिया बोलती है, ये शादी का फैसला सीनियर मास्टर और मेरे ग्रैंडपा का था, इसलिए मैं अपना वादा निभाने आई थी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप सारा कीचड़ मेरे ग्रैंडपा पर उछालें। तब चैन उससे कहता है, हमें इनके कीचड़ में पत्थर मारने की जरूरत नहीं है, ये इनका आपसी ड्रामा है, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो उसे अपने क्लोज करता है और वहाँ से ले जाते हुए असिस्टेंट से कहता है, जिस भी कमीने ने जिया पर हाथ उठाया था उसके दोनों हाथ काट दो। उसके बाद जिया चेन को बताती है, अब मुझे यहाँ से वापस लौटना होगा क्योंकि मेरी और फैंग की शादी अब कैंसिल है। तब चेन उसे बताता है, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया था और मैंने ग्रैंडपा को भी सुरक्षित यहाँ बुला लिया है। फिर कहता है, अगर तुम्हारा इस चेन फैमिली में शादी करने का इतना ही मन है तो तुम मुझसे शादी कर लो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा और तुम्हारे ग्रैंडपा का सपना भी पूरा हो जाएगा। ये सुनकर वो उसे देखने लगती है और कहती है, क्या सच में मैं तुमसे शादी कर लूं? फिर वो अचानक से उससे कहती है, ठीक है, डन, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो उससे पूछता है, अरे बाप रे, तुम्हारा दिमाग इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे पलट गया? जिया उसका हाथ पकड़कर बोलती है, क्योंकि तुम बहुत स्वीट और डिसेंट हो और ऊपर से तुम इसी फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए मुझे ये डील बुरी नहीं लगी। चेन एक्साइटेड होकर कहता है, बहुत बढ़िया, तो चलो झटपट सिविल ब्यूरो चलकर अपनी शादी रजिस्टर करवाते हैं। ये बोलकर वो उसके साथ कार में बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में चेन और जिया का मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो जिया चेन से कहती है, लाओ मेरा सर्टिफिकेट मुझे वापस दो। मगर चेन कहता है, बिल्कुल नहीं, इसे मैं खुद अपने पास सेफ रखूंगा। उसके बाद वहाँ से जाते हुए जिया बोलती है, चलो ना, एक मस्त सी सेल्फी लेते हैं। ये बोलकर वो चेन को अपने क्लोज करती है और सर्टिफिकेट के साथ फोटो लेती है। फिर चेन फोटो लेने के लिए मोबाइल अपने पास लेता है, तब वो अचानक से जिया को किस करते हुए फोटो ले लेता है। ये देखकर जिया उससे कहती है, पागल हो क्या? तुम्हें ऐसे अचानक किस नहीं करना चाहिए था। देखो मेरी फोटो कितनी गंदी आई है। चेन फोटो को देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, अरे तुम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर चेन जिया की फोटो अपने मोबाइल में लेने लगता है, जिससे जिया सर्टिफिकेट में चेन की एज देखती है और कहती है, अरे बाप रे, तुम तो फैंग से भी ज्यादा उम्र के निकले। चेन कहता है, हाँ बाबा, मुझे पता है, मैं उस फैंग की तरह कोई कॉलेज बॉय नहीं हूँ। जिया बोलती है, खैर जो भी हो, तुम उस धोखेबाज फैंग से लाख गुना बेटर हो। ये सुनकर वो हैप्पी हो जाता है और उसे अपने क्लोज करता है। तो जिया उससे दूर होकर कहती है, हेलो मिस्टर, हम अभी पब्लिक में हैं, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। जिससे वो फिर से उसे अपने क्लोज करता है और लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ गार्ड सर्वेंट्स को समझाता है, सुनो सब लोग, आज बॉस अपनी वाइफ के साथ आ रही हैं, तो कोई भी उनके बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनेगा।
तभी वहाँ वो लोग आने लगते हैं तो सभी सर्वेंट्स वहाँ से चली जाती हैं। फिर जैसे ही जिया घर आती है तो वो चैन से कहती है, बाप रे, तुम्हारा घर तो किसी महल जैसा है। क्या तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते हो? चैन कहता है, अकेला कहाँ, अब मेरी खूबसूरत बीवी जो आ गई है। वही जिया अंदर जाती है और चैन अपनी शर्ट निकालने लगता है। तब जिया जैसे ही उसे इस तरह देखती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहने लगती है, हे भगवान, तुम ये क्या कर रहे हो? अभी दिन के उजाले में हम ये सब नहीं कर सकते। चैन उसके क्लोज जाता है और कहता है, अरे महारानी, मैंने सिर्फ मेडिसिन लगाने के लिए शर्ट उतारी है, तुम्हारा दिमाग कहाँ दौड़ रहा था? ये सुनकर जिया बोलती है, चुप करो, मैं भी मेडिसिन लगाने का ही सोच रही थी, ज्यादा उड़ो मत। अब जिया चैन के जख्म पर मेडिसिन लगाने आगे आती है। तब चैन उसका हाथ पकड़ लेता है पर कहता है, आउच, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम जरा मेरे चेस्ट पर रब कर दोगी? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो छोड़ो, मैं बटलर को बुला लेता हूँ। ये सुनते ही जिया बोलती है, अरे नहीं नहीं, बटलर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर दूंगी। फिर वो सोचती है, अब मैं चैन की ऑफिशियल वाइफ हूँ तो ये मेरी ही ड्यूटी है। ये बोलकर वो स्माइल करने लगती है और बॉडी को टच करते हुए सोचती है, वाओ, चैन की बॉडी तो एकदम मक्खन जैसी सॉफ्ट है, बिल्कुल मेरे सपनों वाले राजकुमार की तरह। वहीं चैन उसे अपने क्लोज करके कहता है, जिया, अब मेरे लिए खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिया कहती है, ठीक है, पर ध्यान रखना, ये मेरी फर्स्ट किस है, इसलिए थोड़ा आराम से। ये सुनकर चैन उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ सीजी आता है जिसे जिया चैन को धक्का देकर सीजी के पास जाती है और बात करने लगती है। तब चैन उसे कहता है, सीरियसली, तुमने एक मामूली से कुत्ते के लिए मुझे धक्का दे दिया? जिया बोलती है, ओए, इसका नाम सीजी है, इसलिए मेरे डॉग को मामूली कहना बंद करो। चैन कहता है, अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारे लिए अपने पति से ज्यादा ये सीजी इम्पोर्टेंट है? जिया बोलती है, अरे सॉरी बाबा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया और गलती से धक्का लग गया। चैन पूछता है, सच सच बताओ, क्या तुम इस सीजी को भी किस करती हो? जिया बताती है, हाँ बिल्कुल, मैंने ही तो अपने हाथों से इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। ये सुनकर चैन गुस्से में कहता है, सुनो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरे अलावा किसी और को टच करो। आज के बाद तुम इस सीजी से भी 2 फुट की दूरी बनाकर रखोगी। तब जिया उसे शर्ट पहनाते हुए बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, समझ गई तुम्हारी जलन, और अब चुपचाप अपनी शर्ट पहन लो, वरना ग्रैंडपा ने तुम्हें इस हालत में देख लिया ना तो वो हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और चैन को बताता है, बॉस, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मिस जिया के ग्रैंडपा को फैन के डैड जबरदस्ती अपने साथ उठा ले गए हैं। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और जिया चैन से पूछती है, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? वो लोग ग्रैंडपा को मार डालेंगे। चैन उसे तसल्ली देते हुए कहता है, तुम टेंशन मत लो जिया, मैं वादा करता हूँ ग्रैंडपा को कुछ नहीं होने दूंगा। वही चैन असिस्टेंट का गंदा चेहरा देखकर पूछता है, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? भूत देख लिया क्या? असिस्टेंट बताता है, बॉस, जब हम फैंग की बॉडी को ठिकाने लगाने ले जा रहे थे तभी अचानक हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और जब मुझे होश आया तो फैंग और उसके डैड वहाँ से गायब थे। ये सुनकर चैन कहता है, ये लोग खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अगर वो छुप छुप कर ऐसे ही खेलते रहे तो मैं उन्हें जिंदा गाड़ दूंगा। तभी वहाँ पटाखे जलने की आवाज आने लगती है तो जिया चैन से पूछती है, अरे इस वक्त बाहर इतने पटाखे कौन फोड़ रहा है? चैन कहता है, आवाज तो गेट के बाहर से आ रही है, चलो चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। फिर जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि चैन के ग्रैंडपा फैंग के पेरेंट्स के साथ वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर जिया चैन के पीछे छुप जाती है और चैन ग्रैंडपा से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब ग्रैंडपा बोलते हैं, बेटा, आज तुम्हारे डैड मेरे सपने में आए थे और वो बहुत रो रहे थे, मुझे बहुत दुख हुआ तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने रोते हुए कहा, इस फैमिली का हेड घर को बिल्कुल संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए मेरी आत्मा बहुत दुखी है, और ऊपर से बेचारे फैंग की भी अचानक मौत हो गई। ये सुनकर फैंग के डैड ग्रैंडपा से बोलते हैं, ये सब मेरी ही नाकामी है, मैं घर का बड़ा होकर भी अपनी फैमिली को बांध कर नहीं रख पाया। ये सब सुनकर जिया चैन से पूछती है, ये लोग अजीब है, अगर इन्हें इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है तो ये उस फैमिली मास्टर के पास जाने के बजाय तुम्हारे पास क्यों रो रहे हैं? चैन उसे सच नहीं बताता कि वही मास्टर है और कहता है, अरे क्योंकि मैं ठहरा एक भला इंसान, इसलिए ये लोग हर मुसीबत में मेरे ही पास दौड़े चले आते हैं। जिया बोलती है, ये बात तो तुमने बिल्कुल 100% सही कही। फिर चैन उसे साइड करता है। वही फैंग की मॉम कहती है, चैन के डैड कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे परिवार का बुरा हो, वो बस आपको सपने में डरा रहे होंगे, वो हमारे पूर्वज हैं, चलिए हम सब मिलकर उनसे प्रार्थना करते हैं, क्या पता उनका आशीर्वाद लगे और हमारा फैंग वापस लौट आए। तब फैंग के पेरेंट्स और ग्रैंडपा प्रार्थना करने लगते हैं।
तभी वहाँ फैंग खुशी खुशी चिल्लाते हुए आता है और कहता है, सरप्राइज, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल जिंदा और फिट हूँ। फिर वो चैन से कहता है, अरे अंकल, ये सब हमारे महान पूर्वजों के आशीर्वाद का कमाल है कि मैं मौत के मुंह से वापस लौट आया। वहीं जिया उसे देखकर चैन से कहती है, देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि ये कमीना मरने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। तब फैंग जिया को देखकर पूछता है, अरे तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? तो चैन सबको बताता है, जबान संभाल कर फैंग, अब जिया मेरी ऑफिशियल वाइफ है। ये बोलकर वो उन्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाता है, जिससे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वही फैंग कहता है, क्या बकवास है, जिया तो मेरी फियांसे है ना, फिर आप मेरे पीठ पीछे उससे शादी कैसे कर सकते हैं? चैन कहता है, गधे, वो तुम्हारी फियांसे थी, पर तुम्हारे मरने के नाटक के बाद वो फ्री हो गई थी, और रही बात शादी की तो वो हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। फैंग कहता है, अंकल, आप अपनी ही फैमिली में मेरी होने वाली बीवी को कैसे चुरा सकते हैं? ये सुनकर ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने अंकल से इस तरह बदतमीजी से बात करते हो? अभी के अभी चैन से घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। तब जिया सामने आती है और कहती है, ग्रैंडपा रुकिए, मुझे भी इस धोखेबाज फैंग से 2 बातें करनी है। फिर वो फैंग से कहती है, सुन बे फैंग, हमारी शक्लें तक एक दूसरे ने नहीं देखी थी, और जब मैं अपना वादा निभाने तुमसे शादी करने आई तो तुम मरने का घटिया नाटक कर रहे थे। ऊपर से तुमने और तुम्हारे पेरेंट्स ने मिलकर मेरी जान लेने की कोशिश की। अगर चैन सही वक्त पर आकर मुझे नहीं बचाता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। इसलिए ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो कि चैन ने मुझे तुमसे चुराया है। ये बोलते हुए वो गुस्से में उसके सामने आती है और उसे डराती है, जिससे ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और चैन से कहते हैं, चैन, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि तुमने इस बदतमीज लड़की से शादी कर ली है। चैन कहता है, ग्रैंडपा, जिया तो इस घर में नहीं है, पर ये फैन तो 20 साल से इसी फैमिली में पल रहा है, फिर भी इसे बात करने की तमीज नहीं है, और आप उसे डांटने के बजाय मेरी वाइफ पर चिल्ला रही हैं। तब ग्रैंडपा बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं इस शादी को एक्सेप्ट करता हूँ। और फैंग से कहते हैं, फैंग, अपनी गलती मान और चैन से सॉरी बोल। तो फैंग घुटनों के बल बैठकर चैन से सॉरी कहता है। ये देखकर उसके डैड बोलते हैं, जाओ फैंग, जाकर चैन और हमारी नई बहू जिया के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ। वहीं फैंग के जाने के बाद जिया सभी बातों को आपस में मिलाने लगती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि चैन फैमिली का हेड चैन ही है, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है और गुस्से में चैन को मारते हुए पूछती है, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया कि तुम ही इस फैमिली के हेड हो? चैन कहता है, अरे बाबा, क्योंकि तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं। अगर तुम प्यार से पूछ लेती तो मैं तुम्हें सच क्यों नहीं बताता। ये सुनकर वो उसे फिर से मारने लगती है। ये देखकर असिस्टेंट को खांसी आती है, जिससे जिया चैन से दूर होती है। थोड़ी ही देर में फैंग चाय लेकर आता है और घुटनों पर बैठकर चैन को चाय देता है। तब चैन उससे कहता है, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, पर याद रखना, अगर तुमने दोबारा मेरे या जिया के खिलाफ कोई भी घटिया चाल चली तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं गाड़ूंगा। ये सुनकर वो कहता है, अंकल, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब से मैं एकदम सुधर जाऊंगा और किसी का बाल भी बांका नहीं करूंगा। फिर वो जिया को भी चाय देता है और सोचता है, इस चैन ने मेरी होने वाली बीवी पर डाका डाला है, अब मैं इसे खून के आंसू रुलाऊंगा। ये सोचकर वो उठने लगता है, पर चैन उसे फिर से बैठने को कहता है और धमकी देता है, बेटा फैंग, इस बार तो तू बच गया, पर अगली बार तू अपनी टांगों पर खड़ा नहीं रहेगा। ये सुनकर फैंग के डैड बोलते हैं, चैन, तुम चिंता मत करो, मैं बाप होने के नाते गारंटी लेता हूँ कि अब से फैंग बिल्कुल सीधा चलेगा। फिर जिया के कहने पर चैन फैंग के डैड से पूछता है, एक मिनट, आप लोग जिया के ग्रैंडपा को जबरदस्ती कहाँ उठा कर ले गए थे? तो वो बताते हैं, अरे घबराओ मत, हमने उन्हें कुछ नहीं किया है, वो बस हमारे पुराने पुश्तैनी घर में आराम कर रही हैं। मैं अभी उन्हें सही सलामत वापस भिजवा देता हूँ। फिर ग्रैंडपा चैन से पूछते हैं, बेटा चैन, तो फिर तुम दोनों ऑफिशियल शादी कब कर रहे हो? चैन जिया को क्लोज करके कहता है, ग्रैंडपा, मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार शादी करूंगा, इसलिए मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं आराम से सब प्लान करूंगा और फिर आप सबको VIP इनविटेशन भेज दूंगा। ये सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं, ठीक है, और सभी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जिया चैन के साथ अंदर जाती है। तब जिया उससे कहती है, चैन, तुम पूरी फैमिली के हेड हो, फिर भी आज किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर तुम टेंशन मत लो, अब से ये तुम्हारी बीवी चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। ये सुनकर वो उसे बताता है, सच कहूँ तो मेरे ग्रैंडपा को तुम इसलिए इतनी पसंद आई हो क्योंकि तुम यंग हो और हम जल्दी से उन्हें एक प्यारा सा पड़पोता दे सकते हैं। जिया बोलती है, क्या पागल हो गए हो? मैंने अभी बेबी के बारे में कुछ नहीं सोचा है। ये सुनकर चैन उसे किस करने लगता है। अब देखते हैं जिया अपने गले का मेकअप करती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके गले को जकड़ा गया है। फिर वो मिरर में खुद को देखते हुए सोचती है,
अब मैं ग्रैंडपा को ये निशान दिखाऊंगी और बताऊंगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट पहले उस कमीने फैंग ने तोड़ा था, इसलिए मजबूरी में मुझे चैन से शादी करनी पड़ी। इसी तरह वो ग्रैंडपा को किस तरह समझाएगी उसकी प्रैक्टिस करने लगती है। तभी वहाँ सीजी आता है तो जिया उसके साथ खेलते हुए पूछती है, अरे सीजी तू यहाँ? इसका मतलब मेरे प्यारे ग्रैंडपा भी वापस आ गए हैं। तभी वहाँ ग्रैंडपा आते हैं तो जिया उनसे मिलती है और कहती है, ग्रैंडपा मैं आपके बिना सच में बहुत डर गई थी। तो ग्रैंडपा उसके सर में मारते हुए बोलते हैं, अरे मेरे कान के पर्दे फाड़ेगी क्या? ये बात इतना चिल्लाकर बोलने की क्या जरूरत थी? तभी वहाँ चैन आता है और ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा अगली बार अगर आपका हाथ खुजलाए तो मुझे मार लीजिएगा, पर मेरी जिया पर हाथ मत उठाइएगा। फिर वो लोग सोफा पर बैठते हैं। तब जिया उन्हें बताती है, ग्रैंडपा आपको पता है जब मैं उस फैंग के घर गई तो वो बेशरम मरने की झूठी एक्टिंग कर रहा था। फिर वो अपना गला दिखाते हुए बताती है, और तो और उन जालिमों ने तो मेरा गला दबाकर मुझे जान से मारने की कोशिश भी की थी। ये देखकर चैन गुस्से में सोचता है, मैंने उन सर्वेंट्स के हाथ तो कटवा दिए, पर लगता है इस फैंग की फैमिली को और तगड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जिया ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा फैंग ने धोखा दिया इसलिए मैंने चैन से शादी कर ली। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? ग्रैंडपा बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, जब सारी गलती उस नालायक फैंग की है तो मैं तुझसे क्यों गुस्सा होऊंगा, पर मैं खुद जाकर चैन के ग्रैंडपा से माफी जरूर मांगूंगा। तब जिया उन्हें बताती है, अरे ग्रैंडपा चैन के ग्रैंडपा को तो हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो उल्टा बहुत खुश हैं। तभी वहाँ चैन चाय लेकर आता है तो ग्रैंडपा उससे बोलते हैं, अरे चैन बेटा तुम्हें ये सब काम करने की क्या जरूरत है? चैन कहता है, ग्रैंडपा अब हम एक ही फैमिली हैं, इसलिए प्लीज मुझे अपना दामाद समझकर ये करने दीजिए। ये देखकर जिया चैन से कहती है, चैन तुम जरा बाहर जाओ ना, मुझे ग्रैंडपा से कुछ प्राइवेट बातें करनी है। उसके बाद ग्रैंडपा जिया से कहते हैं, बेटा देखकर तो यही लगता है कि चैन सच में तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। जिया उन्हें बताती है, हाँ ग्रैंडपा चैन सच में बहुत प्यारा है, वो उस धोखेबाज फैंग से तो 1000 गुना बेटर है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है और उसी ने तो गुंडों से मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर ग्रैंडपा हैप्पी होते हैं। वहीं चैन बाहर खड़ा ये सब सुन लेता है और वो भी हैप्पी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही जिया फ्रेश होकर आती है तो चैन उसे अपने क्लोज कर लेता है और किस करने के लिए आगे होता है। तब जिया उसे रोकते हुए बोलती है, रुको रुको अभी नहीं, ग्रैंडपा पास वाले रूम में ही सो रहे हैं। चैन कहता है, तो क्या हुआ, अब हम मियाँ बीवी हैं, लीगल कपल हैं, हम ये सब आराम से कर सकते हैं। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया एक छड़ी लेकर चल रही होती है क्योंकि नाइट के बाद उसकी कमर में दर्द हो रहा होता है। तब वो ग्रैंडपा और चैन को आवाज देने लगती है पर वो लोग वहाँ नहीं होते, जिससे जिया बोलती है, उफ ये कमर दर्द, पता नहीं सुबह सुबह ये सब लोग कहाँ गायब हो गए हैं। तभी वहाँ चैन आता है और जिया को लेटर देते हुए कहता है, जिया ये लेटर ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, मैंने भी इसे खोलकर नहीं देखा है। तब जिया शॉक्ड होकर पूछती है, क्या सच में ग्रैंडपा मुझे छोड़कर वापस चले गए हैं? वहीं उसे दर्द में देखकर चैन पूछता है, क्या हुआ मेरी जान, क्या तुम्हारा कमर दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ? जिया गुस्सा करते हुए बोलती है, बेशरम इंसान, ये सब तुम्हारी ही जंगली हरकतों की वजह से हो रहा है। चैन कहता है, अरे अरे सॉरी, कोई बात नहीं, आज रात पक्का मैं तुम्हारे साथ एकदम जेंटल रहूंगा। ये सुनकर जिया कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी ये खस्ता हालत करने के बाद भी तुम्हें रात की पड़ी है। ये बोलकर वो उसे मारने के लिए पीछे पीछे भागने लगती है। तो चैन कहता है, ओके ओके बाबा, मेरी गलती, मैं समझ गया, अब गुस्सा थूको और पहले ये लेटर पढ़ लो। तब जिया कहती है, ठीक है, बच गए तुम, मैं सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से तुम्हें छोड़ रही हूँ, वरना मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देती। तब चैन लेटर को खोलकर पढ़ने लगता है और जिया को बताता है, अरे ग्रैंडपा तो अपने साथ सीजी को भी ले गए। ये सुनकर वो उससे लेटर लेते हुए बोलती है, लाओ इधर दो, ये मेरे ग्रैंडपा का लेटर है, इसलिए इसे सिर्फ मैं ही पढ़ूंगी। फिर जिया लेटर पढ़ना शुरू करती है जिसमें ग्रैंडपा उससे कहते हैं, मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम्हारी शादी हो गई है और मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम चैन के साथ हमेशा खुश रहो, इसलिए मैं सीजी को लेकर वापस अपने घर जा रहा हूँ ताकि तुम अपनी नई जिंदगी पर फोकस कर सको। पर ये मत सोचना कि मैं दूर चला गया हूँ, तुम्हारा जब भी मन करे अपने ग्रैंडपा के पास दौड़ आना। ये सब पढ़कर जिया बहुत इमोशनल हो जाती है और ग्रैंडपा को याद करके रोने लगती है, जिससे चैन उसे दिलासा देता है, जिया प्लीज रो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ना,
तब जिया उसे धक्का देकर कहती है, पर मैं बचपन से उनके साथ रही हूँ, अब उनके बिना इस बड़े से घर में कैसे रहूंगी। चैन कहता है, अरे पगली, तुम आराम से रह लोगी, और वैसे भी ग्रैंडपा का घर कौन सा दूसरे शहर में है, तुम्हारा जब भी मन करेगा मैं खुद तुम्हें रोज उनसे मिलाने ले जाऊंगा। ये सुनकर जिया हैप्पी हो जाती है और कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है चैन, पर मैं वहाँ रोज नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे ग्रैंडपा की प्राउड पोती बनना है, इसलिए मैं यही रहकर एक अच्छी बीवी बनूंगी, ठीक वैसा ही जैसा वो चाहते हैं। फिर वो चैन को हक कर लेती है तो वो हैप्पी हो जाता है। नेक्स्ट डे चेन का बटर चेन के अंकल ची को फिश वापस करते हुए बताता है, अंकल ची, बॉस को फिश बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अगली बार से ये लाने की कोई जरूरत नहीं है। तब अंकल ची फिश वापस ले लेते हैं और बटलर को काम करने सीख लिए भेज देते हैं। फिर वो सोचते हैं, अरे मूर्ख, मैं यहाँ इस बेकार फिश को देने नहीं बल्कि अपना बेशकीमती गोल्ड का कप निकालने आया हूँ। ये बोलकर वो घर के अंदर घुस जाते हैं और गार्डन एरिया में खुदाई करके एक गोल्ड का कप निकालते हैं और उसके बदले नकली कप रखने लगते हैं। वही जिया हैप्पी होते हुए और फ्लावर्स लिए गार्डन में आती है और सोचती है, वाओ, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने अमीर और हैंडसम इंसान से होगी। तभी वो अंकल ची को देखकर सोचती है, हे भगवान, वो आदमी तो चोर है। वो उन्हें फ्लावर से मारते हुए पकड़ो, चोर चोर चिल्लाने लगती है। इसके बाद अंकल ची जिया के साथ अंदर जाते हैं, जहाँ वो गुस्से में चेन को बताते हैं, चेन, तुम्हारी इस गवार वाइफ की हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की। जिया बोलती है, अरे तो आप छुपकर गार्डन में खुदाई करके सामान चुरा रहे थे तो मुझे लगा कोई चोर घुस आया है। अंकल ची बोलते हैं, इस चेन फैमिली के रूल्स बहुत सख्त हैं। आज तक किसी माई के लाल ने मुझे छूने की जुर्रत नहीं की और इस लड़की ने मुझे पीटा है। ये सुनकर चेन अंकल ची से कहता है, अंकल, अगर आपको इतनी ही ठेस पहुंची है तो आप जिया की जगह मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर लीजिए। फिर वो असिस्टेंट से कहता है, असिस्टेंट, जल्दी जाओ और एक बड़ा सा फूलों का बुक्के लेकर आओ। थोड़ी ही देर में असिस्टेंट चेन को फूलों का बुक्के लाकर देता है तो चेन अंकल ची को देते हुए कहता है, अंकल, जिया ने आपको फूलों से ही तो मारा था, इसलिए आप भी मुझे इस बुक्के से मारकर अपना बदला ले लीजिए और बात खत्म कीजिए। ये सुनकर अंकल ची बोलते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम फैमिली के हेड हो, अगर मैंने तुम पर हाथ उठाया तो ये पूरे परिवार की बेइज्जती होगी और मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। ये देखकर जिया अंकल ची से सॉरी कहती है और बोलती है, आई एम रियली सॉरी अंकल, मैं आप लोगों की शक्लें नहीं पहचानती, इसलिए मुझे लगा सच में कोई चोर आ गया है। तब भी अंकल ची का गुस्सा शांत नहीं होता और वो जिया से कहते हैं, छोड़ो, वैसे भी मैं तुम जैसी कल की लड़की से बहस नहीं करना चाहता, वरना दुनिया को लगेगा कि मैं एक बहू को परेशान कर रहा हूँ। ये बोलकर वो अपना बेड लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जिया चेन को सॉरी कहती है तो वो कहता है, अरे कोई बात नहीं जिया, ये बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। जिया हैप्पी होकर कहती है, चेन, तुम फैमिली के हेड जरूर हो पर उम्र में तो उनसे काफी छोटे हो ना, फिर भी ये सारे बुड्ढे तुम्हारी बात इतनी आसानी से कैसे मान लेते हैं। चेन कहता है, अरे पगली, क्योंकि इस पूरी फैमिली का खर्चा मैं उठाता हूँ, जिसके पास पैसा है पावर उसी के पास है। ये सुनकर जिया हैप्पी हो जाती है। नेक्स्ट डे जिया ग्रैंडपा से बात कर रही होती है, तब ग्रैंडपा उसे समझाते हैं, बेटा जिया, तुम्हें बार बार यहाँ मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए, तुम अपनी ससुराल में टिकती ही नहीं हो। जिया बोलती है, पर ग्रैंडपा, मुझे आपकी और उस प्यारे सीजी की बहुत याद आती है, इसलिए मैं दौड़ी चली आती हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं, पर बेटा, तुम्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। चेन एक हीरा लड़का है जो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, इसलिए तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम उसे खुश रखो। ये सुनकर जिया कहती है, ठीक है ग्रैंडपा, मैं आपकी बात समझ गई, अब से मैं एक अच्छी बीवी बनूंगी, और कॉल कट कर देती है। तभी फैंग उसे मैसेज करके बताता है, हे लालची लड़की, मैं बहुत जल्द एक बेहद खूबसूरत लड़की से शादी करने वाला हूँ। जिया बोलती है, तो मैं क्या करूँ, ढोल बजाऊं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे ये बकवास क्यों बता रहे हो। फैंग कहता है, क्या तुम जानती हो कि वो खूबसूरत लड़की कौन है? वो तुम्हारे प्यारे अंकल चैन की पुरानी स्वीट हार्ट लिली है। तब जिया लिली की फोटो देखती है और कहती है, वाओ, ये लड़की तो सच में बहुत सुंदर है। वहीं वो फैंग को कोई रिप्लाई नहीं करती तो फैंग कहता है, क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? लगता है तुम गुस्से से आप बबूला हो रही हो और तुम्हारा मन अपना मोबाइल तोड़ने का कर रहा है। तब जिया रिप्लाई करती है, सुनो बेवकूफ, तुम किसी से भी शादी करो, मुझे कोई जलन वलन नहीं हो रही, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें सिर्फ मेरे पैसों में इंटरेस्ट है। फैंग कहता है, ओ प्लीज, मुझे तुम्हारे कौड़ियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर जिया सोचती है, हाँ, अब मैं चैन फैमिली की इकलौती मालकिन हूँ और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे इस फालतू इंसान के बारे में सोचने की
कोई ज़रूरत नहीं। वही फैंग जिया को बताता है, ब्रेकिंग न्यूज़, तुम्हारे अंकल चैन अभी भी अपनी पुरानी स्वीट हार्ट लिली के साथ रेस्टोरेंट में डेट एंजॉय कर रहे हैं। ये देखकर जिया को गुस्सा आता है और वो कहती है, ये फैंग का बच्चा पक्का मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये कहकर वो उसे ब्लॉक कर देती है। तभी चैन जिया को मैसेज करके बताता है, स्वीट हार्ट, मैं फैमिली मेंबर्स के साथ एक इम्पोर्टेंट लंच पर आया हूँ। ये देखकर वो सोचती है, चैन तो बिजी है, अब मुझे छुपकर ग्रैंडपा से मिलने निकल जाना चाहिए। ये कहकर वो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर निकल जाती है। तभी रास्ते में फैंग जिया को रोकता है और कहता है, अरे अरे, मेरी बात सुनकर इतनी आग लग गई कि तुम भागने लगी। कहीं तुम्हें सच में तो शक नहीं हो गया कि अंकल चैन तुम्हें धोखा दे रहे हैं? जिया बोलती है, चैन हैंडसम भी है और पावरफुल भी, इसलिए मुझे उस पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मेरा है। ये सुनकर फैन पूछता है, ओह, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि तुमने अंकल चैन से सिर्फ उनके पैसों के लिए शादी की है। सच में तुम एक नंबर की लालची और सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की हो। जिया बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं ऐसी ही लालची हूँ। और जरा खुद को आईने में देखो, ना तुम्हारे पास अकल है, ना पावर है और ना ही पैसे। फैन कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही जबान चला रही हो गवार लड़की, अपना मुंह बंद रखो। मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि तुमने अंकल चैन को अपने जाल में कैसे फंसाया है। फिर वो स्माइल करते हुए सोचता है, अगर ये जिया किसी और के साथ रात बिताएगी तो अंकल चैन का दिल टूट जाएगा और उन्हें तड़पता देखकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। ये सोचकर वो उसके स्कूटी के पास जाता है और उसमें ट्रैकर लगाकर जिया से पूछता है, वैसे तुम अपनी इस खटारा स्कूटी पर कहाँ जा रही थी? कहो तो मैं तुम्हें अपनी लग्जरी कार में ड्रॉप कर दूं। जिया बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेहरबानी करके तुम अपने गंदे काम से मतलब रखो। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर आते ही जिया वो ट्रैकर निकालकर सोचती है, इस उल्लू के पट्टे फैंग को लगा कि मुझे इसके घटिया ट्रैकर के बारे में पता नहीं चलेगा। इसे क्या पता कि मैं इससे 2 कदम आगे हूँ। अब मैं इसे ऐसा दौड़ाऊंगी कि ये याद रखेगा। ये बोलकर वो ट्रैकर को एक डिलीवरी वाले की स्कूटी में रख देती है तो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फैंग अपने 3 फ्रेंड्स को ट्रैकर की लोकेशन भेजता है और उनसे कहता है, ये लो उस जिया की लाइव लोकेशन, अब तुम लोग कुत्तों की तरह उसका पीछा करो और उसके साथ जो चाहो सलूक करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जिससे वो लोग बार बार अलग अलग लोकेशन पर जाने के कारण थक जाते हैं और सस्पिशियस होकर फैंग को बताते हैं, भाई कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, कोई इंसान एक ही दिन में इतनी अजीब अजीब जगहों पर क्यों जाएगा। ये सुनकर वो भी सस्पिशियस हो जाता है, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उस डिलीवरी वाले की लोकेशन पर पहुंचता है और उसका पीछा करते हुए उसे रुकने को कहता है। तब वो लोग उसकी स्कूटी की तलाशी लेते हैं और उन्हें ट्रैकर मिल जाता है। तब फैंग गुस्से में सोचता है, कमीनी लड़की, ये जिया तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली, इसने मुझे ही बेवकूफ बना दिया, लेकिन इस बार ये मेरे चंगुल से जिंदा बचकर नहीं जाएगी। फिर वो अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे पक्का यकीन है वो अपने बुढ़े ग्रैंडपा से ही मिलने गई होगी और जरूर इसी रास्ते से वापस लौटेगी। लड़कों, हमें हार नहीं माननी है, आज इसका गेम ओवर करना ही है। नेक्स्ट सीन में जिया अपने ग्रैंडपा के घर सीजी के साथ खेल रही होती है। तब ग्रैंडपा उससे कहते हैं, जिया बेटा, तुम्हें इस तरह बिना बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपनी ससुराल पर ध्यान दो और तुमने वादा भी किया था। तभी चैन उसे कॉल करता है और कहता है, जिया तुम वहीं रुको, मैं बस तुम्हें लेने आ ही रहा हूँ। जिया उसे बताती है, अरे नहीं चैन, मेरे पास मेरी सुपर स्कूटी है ना, मैं आराम से आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। फिर वो वहाँ से जाते हुए ग्रैंडपा को हग करती है और उन्हें बाय बोलकर चली जाती है। तभी ग्रैंडपा को याद आता है कि उन्होंने जिया को सुरक्षा कवच पहनाया ही नहीं, जिससे वो उस धागे को लेकर जिया की तरफ बढ़ते हैं, पर तब तक वो चली गई होती है। वही जिया चैन से बात करते हुए जा रही होती है। तभी रास्ते में 2 कार उसे रोकती हैं, जिसमें फैंग और उसके फ्रेंड्स होते हैं। तो जिया ये बात चैन को बताती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, मगर तब तक फैंग के फ्रेंड्स उसके पास आ जाते हैं और चैन उसे बताता है, जिया तुम बिल्कुल मत डरना, बस मेरा वेट करो, मैं हवा की तरह वहाँ पहुँच रहा हूँ। जिया उन्हें रोकते हुए पूछती है, सुनो गुंडो, क्या तुम लोग यहाँ सिर्फ चंद पैसों के लिए आए हो? फिर वो उन लोगों पर ध्यान देती है कि वो बार बार कार की तरफ देख रहे होते हैं। तो जिया समझ जाती है कि इन सब के पीछे फैंग है, इसलिए वो उससे कहती है, फैंग के पिल्लो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये सब उस फैंग का ही घटिया प्लान है। उसे कहो बाहर आए, क्योंकि चैन बस यहाँ पहुँचता ही होगा, फिर तुम सबकी खैर नहीं।
फिर जिया फैंग के फ्रेंड्स को भी बताती है कि वो चैन की वाइफ है और वो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं फैंग कार से निकल आकर जिया के पास आता है और उससे कहता है, अरे बेवकूफ लड़की, क्या तुझे पता भी है कि तेरे प्यारे अंकल चैन तुझे धोखा देकर लिली के साथ डेट पर मजे कर रहे हैं। तभी जिया अपना मोबाइल स्पीकर पर डालती है और चैन से कहती है, चैन तुमने तो कहा था कि तुम फैमिली लंच पर गए हो, पर ये झूठा फैंग तो कह रहा है कि तुम उस लिली के साथ डेट पर हो। सच क्या है? चैन उसे बताता है, जिया मेरी बात सुनो, वो सिर्फ एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था, मैं सच कह रहा हूँ। वही फैंग और उसके फ्रेंड्स उन्हें कॉल पर बात करते देख शॉक्ड हो जाते हैं और फैंग जिया से पूछता है, क्या तू कब से कॉल पर अंकल चैन से बात कर रही थी चालाक लोमड़ी? जिया बोलती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है लूजर, अब अपनी हड्डियों का काउंट कर लो क्योंकि चैन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तभी वहाँ चैन आता है और जिया को अपने पास बुलाने लगता है। इस बात का फायदा उठाकर फैंग जिया को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रखकर चैन से कहता है, अंकल चैन वहीं रुक जाइए, अगर आपने जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं इस लड़की का गला यही रेत दूंगा। तब चैन फैंग के फ्रेंड से कहता है, सुनो लड़कों, क्या तुम लोग भी यही चाहते हो कि तुम्हारी फैमिलीज भी सड़क पर आ जाएं? ठीक वैसा ही जैसा आज इस फोंग के साथ होने वाला है। ये सुनकर फोंग अपने फ्रेंड्स को डराते हुए कहता है, तुम लोग डरना मत और बीच में दखल अंदाजी बिल्कुल मत करना। पर उसका एक फ्रेंड फोंग के सिर में मारता है जिससे फोंग जिया को छोड़ देता है और फोंग उनसे पूछता है, अरे गद्दारों, तुम लोग मेरे ही साथ ऐसा धोखा क्यों कर रहे हो? वो लोग कहते हैं, क्योंकि तूने हमें ये नहीं बताया था कि ये साक्षात मास्टर चेन की वाइफ है। अगर हमें पता होता तो हम सपने में भी ऐसा पंगा नहीं लेते, माफ करना भाई। फिर फोंग चैन को अपनी और जिया की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो उससे कहती है कि उसने चैन से प्यार के लिए नहीं बल्कि पैसे और पावर के लिए शादी की है। ये सुनकर जिया शॉक्ड हो जाती है और चैन को बताती है, चैन वो रिकॉर्डिंग वाली बात मैंने ही कही थी, पर मेरा इरादा वो बिल्कुल नहीं था, मैं सिर्फ फोंग को चिढ़ा रही थी, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचो। वही फोंग कहता है, सुन लिया ना अंकल, ये जिया एक नंबर की लालची औरत है, ये आपके साथ किसी प्यार व्यार की वजह से नहीं है बल्कि आपके पैसों और पावर की वजह से चिपकी हुई है। तब चैन कहता है, ये मेरे और मेरी वाइफ के बीच का पर्सनल मामला है, तू इसमें अपनी गंदी नाक मत घुसा। ये बोलकर वो जिया को कार में ले जाता है। तब फोंग गुस्से में कहता है, हाँ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अंकल, क्योंकि आखिर हम एक ही फैमिली का खून है। तब चैन जिया से कहता है, जिया अपनी सीट बेल्ट अच्छे से बांध लो, अब ये कार हवा से बातें करेगी। जिसके बाद वो फोंग को कार से धक्का देता है और वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर जिया बहुत डरने लगती है तो चैन उसे शांत कराते हुए बोलता है, तुम डर क्यों रही हो? फोंग मेरा सगा बेटा थोड़ी है, उसे जो सजा मिलेगी वो डिजर्व करता है। उसकी बात सुनकर जिया सोचती है, थैंक गॉड चैन मुझसे इतने प्यार से बात कर रहा है, इसका मतलब वो उस रिकॉर्डिंग की वजह से मुझसे नाराज नहीं है। फिर वो उससे कहती है, वो बात मैंने कही थी पर मेरे कहने का मतलब वो नहीं था और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में गलत सोचो। ये सुनकर चैन पूछता है, अच्छा तो क्या मैं ये मान लूं कि तुम्हारे दिल में सच में मेरे लिए प्यार वाली फीलिंग्स है? जिया जल्दी से कहती है, हाँ बुद्धू, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। तो चैन पूछता है, ओहो, तब तो इसका मतलब तुम मुझसे बेइंतहा प्यार भी करती होगी। ये सुनकर जिया कुछ नहीं बोल पाती और स्माइल करने लगती है तो चैन भी स्माइल करता है। दूसरी तरफ लिली चैन का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ जिया चैन के साथ आती है तो लिली जल्दी से उसके पास जाती है। लिली को देखकर जिया गुस्से में चैन से पूछती है, चैन ये चिपकू औरत कौन है और ये तुम्हारे इतने करीब क्यों खड़ी है? तब लिली उसे अपना इंट्रो देती है और चैन का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर जिया को गुस्सा आता है और वो लिली का हाथ चैन से छुड़ाते हुए चैन को अपने क्लोज करती है और उसे चैन से दूर रहने को कहती है, जिससे लिली को गुस्सा आता है और वो चैन से कहती है, सीरियसली चैन, क्या तुम्हें शादी करने के लिए यही गवार और जंगली लड़की मिली थी? तब चैन लिली से कहता है, जबान संभाल कर लिली, ये मेरी वाइफ है और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम यहाँ एक सेकंड भी रुको, इसलिए इज्जत से यहाँ से निकल जाओ वरना मेरी बीवी मुझसे नाहक ही नाराज हो जाएगी। तब असिस्टेंट लिली से कहता है, मैडम क्या मैं आपको बाहर का रास्ता दिखा दूं? लिली बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी और वहाँ से चली जाती है। फिर लिली के जाने के बाद चैन जिया से कहता है, जिया मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा मेरी कोई स्वीट हार्ट नहीं थी और ना कभी होगी। ये सुनकर वो हैप्पी हो जाती है जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं।
नेक्स्ट मॉर्निंग जिया को तोड़ फोड़ की आवाज आने लगती है तो वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है, जहाँ सर्वेंट्स उसे वेलकम करते हैं और बताते हैं मैडम अंदर अंकल ची आए हुए हैं और उन्हें हमारा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, इसलिए वो बहुत बुरी तरह भड़क गए हैं। ये सुनकर उनके पास जाती है और उनसे कहती है, अच्छा तो अंकल ची आप सुबह सुबह हमारे घर में ये बर्तन तोड़ने का ड्रामा करने आए हैं, जिससे उनके और अंकल ची के बीच बहस होने लगती है। तब तक चैन भी वहाँ आ जाता है और वो भी अंकल ची पर गुस्सा करता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अब देखते हैं दो लोग मिलकर फैन को पकड़ के पीट रहे होते हैं, जिससे वो उन लोगों से पूछता है, अरे तुम लोग कौन हो भाई और मुझे ऐसे कुत्तों की तरह क्यों पीट रहे हो? पर वो लोग उसे कोई जवाब नहीं देते और मारने लगते हैं। तभी वहाँ जिया अपनी साइकिल पर आती है और फैंग को पिटते हुए देखकर हैप्पी होती है और कहती है, वाह मजा आ गया, तुम इसी मार के लायक हो कमीने इंसान। दूसरी तरफ असिस्टेंट चैन